नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में एमपी में होने वाले उपचुनाव और उपचुनाव के लिए शिवराज सरकार के बैकअप प्लान की आज हम बात करेंगे। एमपी में 28 सीटों के लिए 3 नवंबर को मतदान होना है। 107 सीटों वाली बीजेपी को सरकार बनाए रखने के लिए यूं तो 9 और विधायकों की जरूरत है, मगर सरकार इसके साथ ही बैकअप प्लान भी लेकर चल रही है, जिसे आप प्लान बी भी कह सकते हैं। क्या है ये बैकअप प्लान और इस प्लान की जरूरत क्यों है, तब जबकि 28 सीटें दांव पर लगी हैं? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे, मगर सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। एमपी की सत्ता पर कौन राज करेगा? क्या शिवराज मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर कमलनाथ सत्ता में वापसी करेंगे? 10 नवंबर को आने वाले उपचुनाव के नतीजे ही ये तय करेंगे किसके पास कितनी सीट हैं और कौन सरकार बनाएगा। मगर चुनाव से पहले ही सरकार हर वो तैयारी कर रही है जिससे वो कांग्रेस को सत्ता में आने से रोक सके। आपको सरकार की इस तैयारी के बारे में बताएंगे, मगर सबसे पहले आइए जरा मौजूदा आंकड़े देख लेते हैं। एमपी विधानसभा में कुल 230 सीट है। सरकार बनाने के लिए 116 विधायक चाहिए। अभी बीजेपी के पास कुल 107 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 88 विधायक हैं। बसपा और सपा के 3 विधायक हैं, जबकि 4 निर्दलीय विधायक हैं। यानी बीजेपी को सरकार में बने रहने के लिए 9 विधायकों की जरूरत है। यूं तो बीजेपी सभी 28 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन इसके साथ ही निर्दलीय विधायकों को भी पाले में लाने की कवायद जारी है। सपा और बसपा के 3 विधायक पहले ही सरकार को समर्थन बता चुके हैं। और रही बात निर्दलियों की, तो 4 में से एक प्रदीप जायसवाल पहले ही सरकार में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं। हाल ही में सुसनेर विधायक विक्रम सिंह राणा भरे मंच से सरकार को समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। और अब भगवानपुरा से निर्दलीय विधायक केदार डाबर और बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने भी मंत्री अरविंद भदौरिया से मुलाकात कर शिवराज सरकार को समर्थन का ऐलान कर दिया। मेरे क्षेत्र के विकास के लिए और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मैं वर्तमान सरकार को अपना समर्थन दे रहा हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और उनके समाधान का आश्वासन दिया है और मैं इसीलिए मेरे क्षेत्र के विकास के लिए वर्तमान सरकार को समर्थन। यानी 3 विधायक सपा और बसपा के और 4 निर्दलीय विधायक मिलाकर सरकार के पास फिलहाल 114 विधायकों का समर्थन है और उसे सरकार में रहने के लिए सिर्फ 2 विधायकों की जरूरत है। वहीं कांग्रेस को सत्ता में वापसी के लिए सभी 28 सीटें जीतनी होंगी। चुनौती मुश्किल है। निर्दलीय और सपा बसपा के विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़कर जा चुके हैं, मगर अब कमलनाथ को सपोर्ट देने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ से बैकअप पार्टी आ गई है। छत्तीसगढ़ के कई मंत्री और नेता कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार में मदद करेंगे, तो कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी आने की संभावना है। मध्य प्रदेश में सरकार, चुनी हुई सरकार को लोगों ने बीच में गिरा दिया। कहें तो चुनी हुई सरकार की चोरी हो गई। अब हम पड़ोस के हैं, पुराने साथी हैं, तो मदद करने के लिए पार्टी की तरफ से निर्देश आया है, इसलिए हम लोग जाते हैं और उम्मीद है कि जिस प्रकार से वहाँ माहौल है, कांग्रेस फिर सरकार में वापसी करेगी। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी करना आसान काम नहीं है और इसी मुश्किल चुनौती को पार पाने के लिए अब कमलनाथ ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, मगर जनता ही तय करेगी कि वो किसे सत्ता में देखना चाहती है। वैभव शर्मा, जी मीडिया, इंदौर। सवाल बहुत सारे हैं और बिना वक्त जाया किए सीधा मेहमानों की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के सीनियर विधायक यशपाल सिसोदिया जी, पूर्व मंत्री कांग्रेस के नेता नरेंद्र नाटा जी और एसोसिएट एडिटर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल यशपाल सिसोदिया जी आपसे। यशपाल जी, अभी बार बार वो आंकड़े दोहराने की जरूरत नहीं, वो आंकड़े बच्चे बच्चे की जगह पर हैं। 109 विधायकों में से 107 अब आपके पास हैं। एक विधायक का निधन हुआ, एक सांसद साहब बन गए।
107 आपके पास हैं, जीत के लिए सिर्फ 9 चाहिए। 28 में से 9 सीटें तो मौजूदा सरकार रहते, इतनी बड़ी पार्टी रहते जीत ही सकते हैं। इस बैकअप प्लान की आवश्यकता क्यों है? देखिए आसिफ भाई, कोई प्लान कर कर करके और किसी का मन नहीं बदला जा सकता है। राजनीतिक पार्टियां दोनों ही बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अगर कोई मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है या जो स्थिति परिस्थिति को भांपा जा रहा है और उसको लेकर के निर्दलीय कल भी, मतलब कल से मेरा मतलब है कि विक्रम जी राणा जी ने भी और स्वयं सुरेंद्र सिंह शेरा भैया जी ने भी और बसपा और सपा ने भी विधानसभा के शिवराज सिंह जी चौहान के जब बहुमत हासिल करने की स्थिति जब आई थी, तब सदन में इस बात को उन्होंने रेखांकित किया था, हम सरकार के साथ है। वे कल साथ थे। आज यदि केदार जी डावर आते हैं या सुरेंद्र सिंह जी भी इस बात की घोषणा करते हैं या यूं कहे कि और भी लोगों के मन बदल रहे हैं, तो ये कोई प्लान हमारा नहीं है आसिफ भाई। इसको प्लान से नाम से जोड़ करके इसको सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की ओर अग्रसर है, अभी भी सरकार में बहुमत हासिल जब करना है, तब जो स्थिति बन रही 28 उपचुनाव है और इस 28 उपचुनाव में से जैसा कि आपका रिपोर्ट प्रतिवेदन में सुन रहा था, 28 में से 28 चाहिए कांग्रेस के लोगों को, कमलनाथ जी को और अन्य नेताओं को। यशपाल जी, मेरे पर एक छोटा सा सवाल है। पहले तो ये, आपने विधायकों को हैदराबाद बेंगलोर ले जाके सरकार बना ली और आप हमको कह रहे हैं कि इसे सनसनीखेज मत बनाइए। खैर सर, इतना तो खबर बताने दीजिए। और दूसरा यशपाल जी जो असली सवाल है वो सुन लीजिए। सवाल मेरा आपसे सीधा ये कि आपने कहा कि मुख्य धारा में अगर कोई आना चाहता है तो उसका स्वागत है। ये निर्दलियों की कैसे मुख्य धारा की पहचान है कि 6 महीने पहले तक ये मुख्य धारा उनको कमलनाथ के साथ नजर आती थी और आज जब सत्ता बदल गई, सरकार बदल गई, तो मुख्य धारा फिर अब उल्टी जगह नजर आ रही है? पहले कहीं और थी, अब कहीं और है। आसिफ भाई, भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम करने का तौर तरीका और वर्तमान मौजूदा में अगर कमलनाथ जी की 15 महीने की सरकार निर्दलियों ने देखी और हताशा और निराशा का भाव है, चाहे फिर सुरेंद्र सिंह जी में हो, चाहे फिर विक्रम राणा जी में हो, चाहे डाबर जी में हो, तो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कोरोना काल के बाद भी 6 महीने में जो काम कर रही है, और जहां तक आपने आसिफ भाई कहा 22 लोगों को हम ले गए, बेंगलोर ले गए, चलिए 22 लोगों का आरोप यदि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहा है, तब तो सरकार बन गई थी उसके बाद, और तब फिर बड़ा मलहरा, मानधाता और नेपा नगर, ये 3 विधायक फिर हमारे साथ कैसे आ गए? तो वो तो मुख्य धारा में आए ना, आपने बताया ना। 25, हाँ आ गए ना, तो 25 22 पे तो हमारे पर आरोप लग रहा है कि 22 को आप बेंगलोर लग रहे, 3 को तो हम बेंगलोर नहीं लगे थे आसिफ भाई, तो 22 और 3 25 हो गए और 25 और 3 दिवंगत हो गए, तो 28 हो गए। इसमें कौन से हिसाब किताब? मैं यशपाल जी लौट रहा हूं इस पर आपके डाबर जी की निर्दलीय की, तो निर्दलीय भी जनप्रतिनिधि है, वो देख रहे हैं, तेल देख रहे हैं, तेल की धार देख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसका काम करने का जो तरीका है, सरकार चलाने का जो मादा है, वो भी निर्दलीय आसिफ भाई देख रहे हैं। ठीक, यशपाल जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। जनता देख रही है तेल और तेल की धार, यशपाल जी कह रहे हैं। नाटा साहब आपके पास आ रहा हूं। और नरेंद्र जी, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल। देखिए सर, आजकल वैसे भी तेज वाला क्रिकेट चल रहा है और इस तेज क्रिकेट में एक तरफ 28 गेंदों पर 28 रन बनाने हैं और एक तरफ 28 गेंदों पर 2 रन बनाने हैं। तो अगर आपको कहीं पैसा लगाना हो तो आप किस टीम के लिए पैसा लगाएंगे? जिसको 28 बॉल पर 28 रन बनाने हैं या जिसको 28 बॉल पर मात्र 2 रन बनाने हैं? देखिए, एक चीज तो यह है कि इसी आईपीएल में हमने बहुत जगह देखा कि असंभव को भी लोगों ने संभव करके बताया। अच्छे खिलाड़ी जहां थे, उनने उसको, जिसको लोग असंभव मान रहे थे, उसको संभव करके बताया। तो ये मध्य प्रदेश के उपचुनाव भी ऐसा ही आईपीएल होंगे जहां लोगों को भी लग रहा है कि 28 में से 28 सीटें कैसे जीती जाएंगी, वो भी जनता असंभव को संभव करके बताएगी। और उसका स्पष्ट कारण यह है कि जनता ने एक जनादेश दिया था 2018 में, और उस जनादेश को अगर कोई खरीद फरोख्त से अगर उसको कोई बिगाड़ता है, तो जनता का अपमान है। कांग्रेस पार्टी तो बाद में आती है, पहले मध्य प्रदेश की जनता आती है। और क्या अब ये मुख्य धारा कैसे बन गए? देश और पार्टी एक हो गया क्या? देश की मुख्य धारा में लोग आए, ये तो मुझे समझ में आता है, लेकिन इनकी पार्टी में चले जाएं तो मुख्य धारा में आ रहे हैं। ये किसकी मुख्य धारा है? देश की राजनीति की किसकी, या उस राजनीतिक भ्रष्टाचार की मुख्य धारा है? अच्छा, तब जबकि नरेंद्र जी आपके पास भी पूर्ण बहुमत नहीं था 2018 में, निर्दलीय जब आपके साथ आए थे, तब वो क्या देखकर आए थे? वो पुराने कांग्रेसी हैं भैया, वो पुराने। तो अब उन्हें क्या हो गया?
अब ये तो हम पूछ रहे हैं कि अभी मैंने सुना कि विधायक जी कह रहे थे कि मुझे मेरे जो समस्याएं हैं उनके समाधान का आश्वासन मिला है। चुनाव के चलते हुए अगर मुख्यमंत्री जी इस तरह के आश्वासन दे रहे हैं तो ये शायद वो भी समझते होंगे कि कानून के खिलाफ है, ये नैतिकता के खिलाफ है। और अब भारतीय जनता पार्टी के सामने नैतिकता की बात करना बहुत सही बात नहीं होगी। ये मध्य प्रदेश पहला राज्य नहीं है जहां इस तरीके से निर्वाचित सदस्यों को खरीद फरोख्त करके जनता के जनादेश का अपमान किया गया, सरकारें गिराई गई। मध्य प्रदेश के पहले 8-10 राज्यों में इस तरीके से हो चुका है। तो सवाल इस बात का है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव ये तो तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी। मध्य प्रदेश के चुनाव ये तो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि क्या इस देश में इस प्रजातंत्र को इस राजनीतिक भ्रष्टाचार के माध्यम से चलाया जाना चाहिए। उसमें नरेंद्र जी मैं अभी हरीश जी के पास जाने वाला था, लेकिन आपने एक सवाल पूछने का मौका और दिया। नरेंद्र जी, अगर फर्ज कीजिए, वैसे शुभकामनाएं आपके साथ हैं, फर्ज कीजिए आपकी सरकार नहीं बनती है और बीजेपी को मैंडेट मिल जाता है, तो क्या इसका मतलब जनता ने तय कर दिया कि किसी तरह का राजनीतिक भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, क्लीन चिट मान लेंगे हम उसे? आप मानेंगे नहीं मानेंगे? ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जवाब आने दीजिए। 10 तारीख के बाद बात करेंगे अपन कि जनता ने क्या जनादेश दिया है। लेकिन ये भी ठीक है। यशपाल जी कहते हैं सनसनीखेज मत बताइए, आप कहते हैं हाइपोथेटिकल। आप खुद संभावनाएं बताते, जब मैंने सवाल पूछा तो आप कह रहे हैं हाइपोथेटिकल। नरेंद्र जी कोई बात नहीं, मैं आता हूं इस पर आपके पास। जी नहीं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, वो बातचीत चलती रहेगी। नरेंद्र जी मैं आता हूं आपके पास। हरीश जी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, एक फुल प्रूफ प्लान फरवरी मार्च में जो एक रणनीति बनी, एक फुल प्रूफ प्लान 22 विधायक अपने साथ ले गए। उसके बाद भी प्लान बी तैयार किया गया और तब बड़ा मलेरा, नेपानगर और मंधाता 3 कांग्रेस के विधायक आकर और जुड़ गए। और जैसे ही 3 विधायक और जुड़े, ये संख्या होगी 25। 2 विधायकों का निधन हो चुका था पहले, 27, और एक ब्यावरा के दांगी साहब का भी निधन हो गया, 28। जाहिर बात है ऐसे में जब सरकार को बस गिनी चुनी सीटें ही चाहिए 28 में से, तो निर्दलियों ने देख लिया कि आगे स्कोप कहां है। आसिफ, देखिए हमारे साथी यशपाल सिसोदिया ही बोल चुके हैं, तेल और तेल की धार देखते हैं निर्दलीय। और निश्चित तौर से तेल और तेल की धार जब कांग्रेस पक्ष में थे तो कांग्रेस के साथ खड़े थे, अब तेल और तेल की धार भाजपा पक्ष में तो भाजपा के साथ खड़े हो गए। एक विक्रम सिंह डाबर बचे थे, वो भी केदार सिंह डाबर थे, वो भी चले गए, विक्रम राणा भी खुलेआम घोषणा कर दी। तो ये गारंटी नहीं है कि इनके साथ टिके रहेंगे, लेकिन भाजपा का चुनाव प्रबंधन बार बार हम कहते हैं बहुत अच्छा है। और यही वजह है कि बहुत समय से पहले ही ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं वो अभी से ही। अभी ज़रूरत नहीं है बात करने की, फिर भी उन्होंने बात की, बिठाला मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल को 10 के बाद कुछ मामला बिगड़ता है तो कहने को होगा कि हमारे साथ ये लोग पहले से हैं। कल को कांग्रेस दावा करे कि निर्दलीय हमारे साथ है, तो ये पहले से ही पत्रकार वार्ता कर ली गई आज, मतलब 15 दिन पहले से तैयारी कर ली गई। कांग्रेस जहां अभी चुनाव में उतर के अपनी रणनीति बना रही है, भाजपा वहां सत्ता में बने रहने के सारे रास्ते जो हैं खोल के रखे हुए हैं, किसी भी तरह सत्ता की कुर्सी इधर से उधर हिले ना। यही वजह है कि आप पत्रकार वार्ता की गई, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन पत्रकार वार्ता करके ये बताया गया, एस्टेब्लिश किया गया जनता के सामने, राज्यपाल के सामने मामला जाएगा कि यदि कोई ऊपर नीचे होता है तो ये पूरे साथ के साथ हमारे साथ हैं। तो ये पूरा प्री प्लान है और इसकी पूरी तैयारी की गई है। कांग्रेस अभी केवल रणनीति ही बना रही है, कांग्रेस अपने उपचुनाव में जा रही है। आसिफ, आप देख रहे होंगे इस बार का चुनाव अलग तरह का, विशेष तरह का है। इसमें विकास के मुद्दे नहीं हो रहे, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, आइटम से लेके और जितने व्यक्तिगत आक्षेप हो सकते थे लग रहे हैं, महिलाओं के ऊपर लग रहे हैं और जाति सूचक भी लग रहे हैं और भगवान भी बीच में आ गए। तो जिस तरह के चुनाव है उसको देखते हुए लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा जिस बात को लेकर डरी हुई थी टिकाऊ बिकाऊ को लेके, और वो मुद्दे को जिस तरह से नए एंगल पे ले आना चाह रही थी, इसके बावजूद उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मामला ऊपर नीचे ना हो जाए। तो पूरा तैयार बैकअप प्लान, जिसको हम सनसनी बता रहे हैं यशपाल सिसोदिया जी, वाकई ये बैकअप प्लान है। वरना एक विधायक को आने के बाद चलते उपचुनाव के बीच में पत्रकार वार्ता करके बाकायदा बताया जाता है। अरविंद भदौरिया उसके पूरे मुखिया, अरविंद भदौरिया वही पूरे टीम के मेंबर खास मुखिया कहे जाएंगे जो बेंगलुरु लेके गए थे उन विधायकों को। यानी एक कमान अरविंद भदौरिया अभी भी संभाले हुए हैं एक मोर्चा। और जिस तरह बात करें 22 से 25 हुए थे, ये संख्या तो और बढ़ने वाली थी, लेकिन भाजपा के अंदर ही जिसको अंदर खाने की बात है कि नाराजगी पैदा हुई, असंतोष भाव पैदा हुआ तो रोके गए। कांग्रेस के कई विधायक और भी जाने वाले थे, ये बिल्कुल सही बात है। और लेकिन जिस तरह भाजपा का परिवार उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था तो वहां रोका गया।
अब कांग्रेस इस बात को लेकर मैदान में उतरी हुई है कि वो जनता के इमोशन में बात करे, जनता के सामने लोकतंत्र की दुहाई दे और लोकतंत्र की हत्या की बात करे, उस पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा के पास ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं था जो चुनाव के लिए उतरे, सिवाय 15 महीने के कार्यकाल में। 15 महीने के कार्यकाल में भी वो ऐसा कोई बड़ा मुद्दा लेके नहीं आ पाए। ठीक, और इसीलिए फिर कमलनाथ का वो इमरती देवी पर बयान और वो बाकी चीजें वो सब उस पर फिर लाया जाता है। चुनाव में जानते हैं मुद्दे हैं नहीं तो मुद्दे बनाइए, लेकिन मुद्दे होने चाहिए। मैं हरीश जी लौट रहा हूं इस पर आपके पास। नरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। नरेंद्र जी, तब जबकि आप कहते हैं कि पुराने कांग्रेसी थे इसलिए वो हमारे साथ सरकार में आए थे, मैं आपसे पूछता हूं कि 4 निर्दलियों को जब आप अपने साथ लाए जो पुराने कांग्रेसी थे आपके लिहाज से, तो अकेले अगर आप एक वारा सिवनी को छोड़ दें तो आपकी बुरहानपुर, आपकी सुसनेर और भगवानपुरा, इन तीनों सीटों को तो आपने मंत्री पद नहीं दिया। आप अपने साथ उनको सरकार बनाने को लेकर आ गए। यहां तक कि सुरेंद्र सिंह शेरा तो आखिरी दिन तक कहते रहे कमलनाथ जी से बात हुई है, बस कुछ दिन बाद मंत्री पद की शपथ लेने वाला हूं। वो यही कहते कहते चले गए। नहीं, अब ये तो देखिए, ये जो राजनीति में एक परिवर्तन इन सालों में आया है और ये भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद आया है कि जिस तरीके से राजनीति को विकृत किया गया, जिस तरीके से राजनीति में नैतिकता को कहीं कोने में डाल दिया गया, ये उसके दुष्परिणाम तो हम सब देख रहे हैं। और मैं इससे इनकार नहीं करता, हमारे लोग गए, लेकिन लोग जो गए तो आखिर वो जो परिस्थितियों का निर्माण किया गया, वो परिस्थितियों को मत भूलिए और ये मानिए कि हाँ, ये देश के प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ा खतरा है कि जिस तरीके से निर्वाचित सरकारें बड़ी सरकारों के समर्थन से गिराई जा रही हैं, ये बड़ा मुद्दा है। और एक और बात जो हरीश जी ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आखिर हम 28 में से 28 जीतेंगे, एक बहुत बड़ी दावा हमारा है जिसको सबको लोगों को लगता है कि क्या कांग्रेस ऐसा चमत्कार कर पाएगी, पर मैं कह रहा हूं कि इसका तो प्रमाण भारतीय जनता पार्टी दे रही है। जब चलते चुनाव के बीच में वो चुनाव को छोड़कर वो विधायकों को पटाने में लगे हैं, वो उनको आश्वासन देने में लगे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, तो स्पष्ट बात है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से डरी नहीं। तो इसमें नरेंद्र जी आपने कोशिश नहीं की निर्दलियों को पटाने में, और पटे नहीं? नहीं, कोशिश क्या नहीं की, वो तो थे ही ना हमारे साथ। लेकिन अब अगर कोई ले गया है और अगर यदि वो जैसा कहा जा रहा है कि वो सरकारों के साथ रहने की निर्दलियों की एक व्यवस्था रही है, ये कितने दिन उनके साथ रहेंगे ये भी समय बताएगा। ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। अभी तो सर फिलहाल जो यही सियासी राय था वो समेट लें, उसके बाद आगे तो हाइपोथेटिकल है, आप ही ने कहा था। मैं यशपाल जी आपके पास आ रहा हूं। और यशपाल जी, मेरा एक सवाल आपसे, जनता के सामने कांग्रेस ये बात लेकर क्यों नहीं जाएगी कि तब जबकि आपको अपने दम पर सरकार बनाने के लिए सिर्फ 9 सीटों की आवश्यकता, 28 में से उससे ज्यादा आपने मंत्री मैदान में उतार रखे हैं उपचुनाव में, उसके बावजूद ये निर्दलियों को बुलाना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, ये घबराहट दिखाएगा आपकी? कांग्रेस यही बताएगी? नहीं आसिफ भाई, मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई जनप्रतिनिधि या कोई भूतपूर्व मंत्री या कोई भूतपूर्व विधायक या वर्तमान विधायक या निर्दलीय विधायक, अगर ये सब आस्था और विश्वास रखते हैं और अगर वो हमारे साथ मिलने की बात करते हैं तो हम उनको, हमारे दरवाजे उनके लिए बंद थोड़े होंगे क्या? जहां तक विकृत की बात अभी आई है डिबेट में, अब विकृति की बात है तो कांग्रेस की विकृति शिवसेना के साथ, और यशपाल जी, जो बीजेपी के अंदर के लोग कहते हैं कि 3 फीट का दरवाजा 6 फीट खोल दिया कांग्रेसियों के लिए, नतीजा यशपाल सिसोदिया जैसे लोग मारे गए, उनको मंत्री पद नहीं मिला जबकि उनका नंबर सबसे ऊपर था, उसमें कोई आपत्ति नहीं? नहीं, देखिए आसिफ भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता हूं जिसके पूज्य पिताश्री स्वर्गीय ठाकुर किशोर सिंह जी ने और मेरे बड़े बड़े राजेंद्र सिंह जी ने जनसंघ का दौर देखा है। मेरे परिवार को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ ने बहुत दिया, मैं तो संतुष्ट हूं। दरवाजा दिखाया नहीं दिखाया, 6 फीट का हो गया दरवाजा, ये सब एक बात हो सकती है, लेकिन मैं 3 बार का मंदसौर जिला मुख्यालय से अगर विधायक हूं तो ये पार्टी की ही देन है आसिफ भाई। और मेरा कहना है कि विकृति की बात है ये डिबेट में। अब महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस ने जो सांप और लेवरे का खेल खेलते थे, आज जो सरकार गठबंधन की सरकार चला रहे, तब वहां विकृति नजर नहीं आती क्या? अगर आज कोई निर्दलीय हमारे साथ आ जाता तो विकृति का दौर नजर आ जाता, पहले कभी विकृति का दौर नहीं आया। यशपाल जी देखिए, आपकी बात सुन के कमलनाथ ये सोच रहे होंगे कि ऐसे विधायक और ऐसे जागरूक कार्यकर्ता हमारे पास क्यों नहीं है, ईमानदार कार्यकर्ता, और बीजेपी के सोच रहे होंगे कि ठीक है, अच्छी बात है, यशपाल जी जैसे विधायक हमारे साथ है, कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, वरना स्थितियां बदलते देर थोड़ी लगती है। और ये सब हाइपोथेटिकल नहीं है, सियासत में सब कुछ वाजिब है, सियासत में सब कुछ होता है, आखिरी बॉल पर छक्का भी लगता है, आउट भी होते हैं। बहुत धन्यवाद आपका।
यशपाल जी, नरेंद्र जी, हरीश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। उपचुनाव नजदीक है, 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले बीजेपी प्लान बी पर काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब उस पर बीजेपी अगर मना करे तो आप बेहतर जानते हैं। चुनौतियां कांग्रेस के लिए बढ़ती जा रही हैं, अब चुनौती कैसे पार पाएगी, कैसे हर बॉल पर कांग्रेस छक्का लगाएगी, बस अब यही देखना है। छोटा सा ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा है, बहुत जल्द लौट रहे हैं।